क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स और ब्रैकेट क्लोज करते हुए डॉट डी एक्स है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लेट करना है। लेट इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और डॉट डी एक्स आ गया। अब स्क्वायर रूट जो है एक रेडिकल वैल्यू पावर में आती है, तो आपने इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है। जजर से फ्रैक्शन में, तो ये आपकी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर पावर 1 डिवाइड बाय 2 प्लस करते हुए इसी तरह से ये नीचे भी आपकी वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी और ब्रैकेट उसी तरह से लगा दें डॉट डी एक्स। जस्ट हमने स्क्वायर रूट जो है उसको फ्रैक्शन में लेके आए हैं। नेक्स्ट हमने और मजीद सिंप्लीफिकेशन की, तो एक तो एक्स की पावर 1/2 है ही है, प्लस करते हुए ये वाली पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और डॉट डी एक्स लगा देंगे। और इसके बाद हम दोनों पर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय 2 पे अलग से इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है, और प्लस करते हुए सेकेंड वैल्यू जो है वो एक्स की पावर -1 डिवाइड बाय 2, इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सही हो गया। जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, अब आपको पता है कि जो काम मैंने आपको बताया हुआ है रफ वर्क में करने के लिए, आपने बेस का डेरिवेटिव मस्ट लेना है। बेस अभी तक एक्स चल रही है तो 1 है, जब तक एक्स चल रही है तब तक को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 2x आ जाए या 2x के अलावा कोई और वैल्यू 2x स्क्वायर या कुछ भी आ जाए, ऐसे केस में फिर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तब आपको इसलिए ये रफ वर्क को अपने रूटीन में रखना है कि आदत बना लें, ताकि आप ये काम इजीली कर सकें। ठीक हो गया। अब इसके साथ ये कि बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब आगे कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको, वो आई थिंक 7.2 में ही मिलेगा। बाकी देखते हैं, शायद इसमें भी कोई एक आध आ जाए। अब यहाँ पर बेस का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर में आपने एक ऐड किया, सारी की सारी पावर आपने वही ऐड की हुई डिवाइड करनी है, प्लस सेम एज इट इज यहाँ भी आपने पावर में एक ऐड किया और वही पावर आपने नीचे डिवाइड भी की और प्लस सी लगा दिया। अब रफ वर्क में हमें पावर्स को भी तो सोल्व आउट करना है ना। तो एक आपके पास पावर है 1 डिवाइड बाय 2 और उसमें आपने +1 किया। वैसे तो सिंपल आप इसको कर सकते हैं कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जो साइड पे +1 है, तो 2 1 2 और ऊपर वाला 1 ऐड कर दें, ठीक है। बाकी एलसीएम इज द बेस्ट। आप नीचे दोनों का देखें, 2 1 2 एलसीएम आ गया और अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 1 1 प्लस 1 2 2, तो ये आपका एलसीएम 3 डिवाइड बाय 2 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरी वैल्यू का भी एलसीएम लेना है, वो -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 है, ठीक है। -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 करते हुए 1 नीचे आप खुद लगा दें, एलसीएम ले लें, तो 2 1 2 तो एलसीएम हो गया, -1 1 -1, ठीक है, और प्लस आपके पास 2 1 1 2 2 हो जाएगा। तो 2 में 1 माइनस किया तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। जस्ट ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी। अब वापस आप क्वेश्चन में आ जाएं और आप यहाँ देख सकते हैं एक एक्स की पावर, आप इसका एलसीएम बनता है 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और नीचे भी आपका यही 3 डिवाइड बाय 2 रहेगा। फिर प्लस करते हुए दूसरी वैल्यू आपने देखी है कि हमारे पास बनती है 1 डिवाइड बाय 2, जो एलसीएम लेने के बाद पावर की वैल्यू बन रही है, तो ये पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 2, जो कि नीचे जाके 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और प्लस आपका 3 लग जाएगा। अब नीचे जो फ्रैक्शन में 2 है, ये आप मल्टीप्लीकेशन के तौर पर ऊपर लेके आए, यानी ये वैल्यू उलट जाएगी, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2 डिवाइड बाई 3 एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2, और प्लस में ये आपका 2 रहेगा, ऊपर जाके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 है ना, ठीक है, और एक्स की पावर 1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट लग जाएगा। आप इस 1 डिवाइड बाई 2 जो है पावर को स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक में यही आंसर है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन है इंटेग्रल स्क्वायर रूट साइन एक्स डॉट कॉज एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये रूल 1 के अकॉर्डिंग है, तो रूल 1 को पहले समझ लीजिए। हर क्वेश्चन में आपको रूल 1 सिखा देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन होता है इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स और इसकी कोई ना कोई पावर होगी एन, लेट्स सपोज। अगर इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी आ जाए, यानी फर्स्ट प्राइम में होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और डॉट dx आ जाए, तो आपने इस फंक्शन के अंदर, ठीक है,
इसकी पावर में एक ऐड करना है और वही पावर आपने डिवाइड करके प्लस सी लगा देना। ये है रूल नंबर 1। अब इस रूल का हमारे क्वेश्चन से क्या ताल्लुक है, पहले आप लेट कर लें आई इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन एक्स का स्क्वायर रूट डॉट कॉज एक्स। अभी रेडिकल में वैल्यू आप इसको फ्रैक्शन में ले जाएं पावर को, तो साइन एक्स की पावर है 1 डिवाइड बाई 2 और डॉट आपके पास है कॉज एक्स डॉट डी एक्स। ओके हो गया। अब ऊपर वाले रूल के मुताबिक एफ ऑफ एक्स जो आपके पास फंक्शन जो बन रहा है वो है साइन एक्स में पावर है और इसका आपने प्राइम लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। ठीक हो गया। तो यूं आप देखेंगे तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, इसके पावर में आपने एक ऐड कर लेना है, यही पावर में आपने डिवाइड भी करना है और प्लस सी लगा देना। सही हो गया। यही चीज हम मैनुअल करते थे ना कि डेरिवेटिव में आपसे कहता था बेस का डेरिवेटिव ले, वही बेस का डेरिवेटिव बेसिकली एफ ओ प्राइम कहलाता है, जो कि आपके पास बन जाएगा कि साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज एक्स। और वही चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रही है, इस केस में फिर हम ये कहेंगे कि इसकी पावर में एक ऐड किया और डिवाइड कर दिया। पावर में ऐड किया 2 1 द 2 1 प्लस 2 करके 3 डिवाइड बाई 2 हो गया। बाकी आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एलसीएम भी सिखा देता हूँ कि आपने 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर 1 है ना, एलसीएम आएगा 2, ऊपर क्रॉस कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 द 1 हो गया प्लस 1 2 द 2 हो गया, तो 2 और 1 कितने हो गए 3 डिवाइड बाई 2। ये एलसीएम का मेथड। रफ वर्क में ये सारा काम आप एक साइड पे कर सकते हैं। लाइन भी लगा लीजिएगा ताकि एक सेपरेट हो जाए, क्वेश्चन भी हो जाए। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, अब आपका यहाँ पे 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 3 साइन एक्स की पावर, यहाँ पे आप 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस सी लिख सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आंसर किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ तक आप करेंगे तो आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। नंबर 5 इंटेग्रल माइनस 2x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को तवज्जो दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई से लेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और इंटेग्रल माइनस 2x डिवाइड बाई, ठीक है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर टोटल क्या है, स्क्वायर रूट है, डॉट डी एक्स। अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को 4 माइनस एक्स के जो स्क्वायर रूट है इसको पावर 1 डिवाइड बाई 2 में ले जाएंगे और डॉट डी एक्स लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, हमारी माइनस में हो जाएगी। तो इंटेग्रल, और यहाँ पर आप लिखें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस में, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। नीचे पॉजिटिव थी ना, ऊपर जाके माइनस हो गई, और ये ब्रैकेट में लिख लें माइनस में 2x और डॉट डी एक्स लिखें। और यहाँ पर देखें क्या बेस का साथ डेरिवेटिव आ रहा है, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि हम डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, जो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपको पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं सेपरेटली 4 पे अलग से और डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के साथ अलग से पावर रूल लगाते हैं। कांस्टेंट तो 0 हो गया, माइनस किया, अब इसका पावर क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, बेस लिखेंगे पावर 1 कम करके, फिर विदाउट पावर के बेस का डेरिवेटिव लेंगे। 0 तो खत्म हो गया, माइनस में 2 आ गया, इसकी पावर क्या हो गई x और इसका डेरिवेटिव 1, तो ये तो आता है माइनस में 2x। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली इसके साथ इसकी पावर ही डेरिवेटिव ही मल्टीप्लाई हो रहा है। वो एक्स आ गया ना, इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, सिंपली आपने इसकी पावर में एक ऐड करके, ठीक है, पावर ही को पकड़कर सारा डिवाइड करके और प्लस कांस्टेंट लगा देना, सिंपल। तो ये रूल फॉलो कर लें, इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी गई है। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसका आप सोल्व करते हैं फिर से वही चीज़ कि अगर आप कैलकुलेटर से पूछेंगे तो वो आपको इसकी वैल्यू दे देगा। यानी यहाँ पर आप लिखें -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और उसमें आप कर दें +1, तो पॉजिटिव में 1/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एलसी ये पावर आ गई, नीचे आपके पास क्या है 1 डिवाइड बाई 2, प्लस में कांस्टेंट लग गया। देखिए 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ना, 1 नीचे बल्कि डिवाइड हो रहा है, 2 नीचे डिवाइड वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है ना। बेसिकली तो 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, और इस वैल्यू को आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस आपके पास आ जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये आपका जो है वो बुक में देखें तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल x डिवाइड बाय a प्लस एक्स डॉट डी एक्स। देखिए क्वेश्चन डिवीजन में है, इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दीजिएगा आई कर ले लेट, और x डिवाइड बाय a प्लस एक्स लिख लें। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, a प्लस एक्स और डॉट डी एक्स कर लें। पहले तो आप देखें ऊपर पावर क्या है 1, x की हाईएस्ट पावर, नीचे भी। आप दोनों की पावर सेम नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को अंदर रखें, न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, और डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर के ऊपर। हमेशा ये प्रोसीजर रहेगा। 1 के साथ करेंगे तो x यानी a वन द प्लस में a आ जाएगा, और x वन द x हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो नहीं था तो इसलिए अलग लिखना पड़ा। ठीक हो गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, ये कट जाएंगे, माइनस में a आ जाएगा। अब इतना सब कुछ तो हो गया। अब मसला ये होगा कि अब आप इसको लिखेंगे कैसे। देखिए पहले आप लिखेंगे ऊपर वाला ये 1, ये तवज्जो दें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आई इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा, इंटीग्रल भी वैसे ही रहेगा। इसको जब हमने रिजोल्व किया तो ये हो जाएगा हमारा, पहले आएगा 1, फिर आप माइनस लिखेंगे, और ये a जो है ना इसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे डिवाइड में आप ये a प्लस एक्स लिखेंगे। इस तरह आपने फॉर्म बनानी है, और डॉट डी एक्स लिखना है। क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आपने इसको प्रॉपर से प्रॉपर बनाना है, और फिर ये फॉर्म बनेगी। आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दें, सो इंटेग्रल 1 डॉट डी एक्स अलग हो जाएगी, माइनस में इंटेग्रल a डिवाइड बाई a प्लस एक्स डॉट डी एक्स अलग हो जाएगी। a कांस्टेंट है ना सेकंड टर्म में, फर्स्ट में तो आपका इंटेग्रल 1 डॉट डी एक्स ही रहने वाला है, माइनस a को भी बाहर निकालें कांस्टेंट को, और 1 डिवाइड बाई a प्लस एक्स डॉट डी एक्स लिखें। ठीक हो गया, सही है। अब यहाँ पे बता दूं आपको कि इंटेग्रल में 1 डिवाइड बाई एक्स डॉट डी एक्स को नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बोला जाता है। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट लगता है। आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की बेस पर हमारे पास 1 ओवर ए प्लस एक्स यही रहेगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें ना, तो इसका होल का बेस का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 1 ओवर 0 प्लस 1 ओवर एक्स, और इसकी पावर नेगेटिव में तो जा नहीं सकती ना, तो इसमें ये इसके इक्वल होती है, ये रूल याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगी, माइनस ए वैसे ही रहेगा। ये सारी की सारी वैल्यू आपने आंख बंद करके देखें, जब भी कोई एक्स में वैल्यू आ जाए, या इंटेग्रल 1 ओवर ए प्लस एक्स भी आ जाए डॉट डी एक्स में, तो आपने आंखें बंद करते हुए यहाँ पर इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। सही हो गया। तो ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, और यानी कि ए प्लस एक्स आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट लग जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें बट ये है कि इसके अंदर आपने देखा ना ए मौजूद था, जो हम शुरू में ले गए, कंडीशन पूरी की आपकी 1 ओवर ए प्लस एक्स जो है वो इसके बराबर होता है, तो ये आपके पास मतलब कि इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। हमारा क्वेश्चन अगर फ्रैक्शनली नेचुरल लॉग में रहे तो आप इस रूल को सिर्फ फॉलो करते हुए करें। इसको तो हम बनाते रहेंगे ना, ये तो बदलता रहेगा, 1 प्लस एक्स हो जाए या कुछ भी हो जाए, एक ही जगह पे अगर 1 भी हो जाए तब भी ये आपका नेचुरल लॉग की फॉर्म में ही जाएगा। तो अच्छी तरह से आपने इसकी जो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इंटेग्रल sin 2x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 2x डॉट dx। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटेग्रल sin 2x एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर 2x डॉट dx। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि cos के 2 पार्ट्स कर लेते हैं, यानी sin 2x डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास हो जाएगा cos 2x, एक हो जाएगा, और दूसरा भी cos 2x। ये इसकी पावर 2 थी, तो पावर्स को अलग अलग कर लिया, डॉट dx कर लिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग फ्रैक्शन में भी लेके जाएंगे, तो बट मल्टीप्ली फ्रैक्शन में रहेगी, यानी sin 2x, ठीक है, डिवाइड बाय cos 2x हो जाएगी, डॉट 1 डिवाइड बाय cos 2x डॉट dx आ जाएगी।
ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स जो होता है वो टेंजेंट एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर इंटेग्रल इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेंजेंट 2x। और इसी तरह से हमारे पास एक और वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स की, जो कि सीकन एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सीकन 2x डॉट डी एक्स। ठीक हो गया। ये वैल्यू बनाने के बाद इसको आप अरेंज कर लें, ये हो जाएगा आपका सीकन 2x टेंजेंट, फिर 2x आ जाएगा और डॉट में आपका dx हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक इंटीग्रेशन की का फॉर्मूला या वैल्यू होती है कि सीकन एंगल टेंजेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो डॉट dx ये आपकी होती है सीकन x प्लस कॉन्स्टेंट के इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि सीकन का डेरिवेटिव होता है सीकन टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल होती है ये वैल्यू। अब इसके पास ही आपके पास यहाँ पर ना इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखा जाएगा। तो इसके एंगल क्या है, हमारा एंगल 2x है। एंगल का तो 2 इंटू 1, तो आपका एंगल का डेरिवेटिव आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 की कमी है। हम अपने क्वेश्चन में 2 को ख़त्म भी कर देते हैं और यहाँ पर हम इसके साथ एंगल 2 भी लगा देते हैं डॉट dx। अब ये वाली कंडीशन को फॉल कर लेगा ना, ये सीकन x है तो सीकन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 डिवाइड बाई 2 और सीकन एंगल ये हमारा वैसे ही आ जाएगा और प्लस में कांस्टेंट लग जाएगा और हमारा बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ चुका है। अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इंटेग्रल sin 2x डिवाइड बाय cos स्क्वायर 2x डॉट dx। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू इंटेग्रल sin 2x एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर 2x डॉट dx। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि cos के 2 पार्ट्स कर लेते हैं, यानी sin 2x डिवाइड बाय नीचे हमारे पास हो जाएगा cos 2x एक हो जाएगा और दूसरा भी cos 2x, ये इसकी पावर 2 थी तो पावर्स को अलग अलग कर लिया, डॉट dx कर लिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग फ्रैक्शन में भी लेके जाएंगे तो बट मल्टीप्ली फ्रैक्शन में रहेगी, यानी sin 2x ठीक है डिवाइड बाय cos 2x हो जाएगी डॉट 1 डिवाइड बाय cos 2x डॉट dx आ जाएगी। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स जो होता है वो टेंजेंट एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर इंटेग्रल इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेंजेंट 2x। और इसी तरह से हमारे पास एक और वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स की, जो कि सीकन एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सीकन 2x डॉट dx। ठीक हो गया। ये वैल्यू बनाने के बाद इसको आप अरेंज कर लें, ये हो जाएगा आपका सीकन 2x टेंजेंट, फिर 2x आ जाएगा और डॉट में आपका dx हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक इंटीग्रेशन की का फॉर्मूला या वैल्यू होती है कि सीकन एंगल टेंजेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो डॉट dx ये आपकी होती है सीकन x प्लस कॉन्स्टेंट के इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि सीकन का डेरिवेटिव होता है सीकन टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल होती है ये वैल्यू। अब इसके पास ही आपके पास यहाँ पर ना इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखा जाएगा। तो इसके एंगल क्या है, हमारा एंगल 2x है। एंगल का तो 2 इंटू 1, तो आपका एंगल का डेरिवेटिव आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 की कमी है। हम अपने क्वेश्चन में 2 को ख़त्म भी कर देते हैं और यहाँ पर हम इसके साथ एंगल 2 भी लगा देते हैं डॉट dx। अब ये वाली कंडीशन को फॉल कर लेगा ना, ये सीकन x है तो सीकन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 डिवाइड बाई 2 और सीकन एंगल ये हमारा वैसे ही आ जाएगा और प्लस में कांस्टेंट लग जाएगा और हमारा बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ चुका है। अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, इस पार्ट के अंदर इंटेग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर n है और साथ डेरिवेटिव बनाने के लिए इसके साथ लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स। अभी हमें नहीं पता कि क्या करना है इसका, लेकिन मैं बता दूं एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रेट और टाइप 1 है। मैं आपको एक बात बता दूं कि टाइप 1 अगर पेपर में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है जो मैं भी करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको इसका अल्टरनेटिव वे भी बता दूंगा, आसान सा तरीका होगा
टाइप 1 में हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, ये सब्सटीट्यूट किया जाएगा इसको। यहाँ पर सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो उसके साथ लिखेंगे इंटेग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। वही काम आपको बता दूं, मार्कर के साथ आपने क्वेश्चन लिखना है, नीचे बॉल पेन के साथ आपने ये सारा क्वेश्चन एज इट इज लिख देना है। सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि हम जब भी टाइप 1 को यूज कर रहे होते हैं ना, जब भी क्वेश्चन में टाइप 1 याद रखिएगा, तो सब्स्टिट्यूशन है टाइप 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन अगर टाइप्स का जिक्र हो रहा है, इट मीन कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसमें वेज आती हैं, क्वेश्चन की नेचर के अकॉर्डिंग है। तो आपने इसको कोई भी वैल्यू या टी या यू कुछ भी, हम टी लेट कर लेते हैं और हमने इसमें टी लेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है। अब जब आप इसको कर लेते हैं लेट, फिर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड पे, ठीक है ना। ये जो dx है ना, ये फॉर्म हमने किसी तरह से कन्वर्ट करनी है, तो इस तरह से आपका होता है, ये वैल्यू ऐसे बन जाती है कि आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा कि डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव लिया, इस साइड पे डी डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा। मैं एक और फॉर्म बता दूं, ये थोड़ा डायरेक्ट आपको लग रहा है, तो आप बोथ साइड पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने जो है ना वो एक्स लेना है, ठीक है, ये रखना है आपने। एक्स क्यों लेना है, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। पहले नंबर पे आपका यहाँ पर आता है सॉरी, ये तो मैंने सिर्फ ये स्क्वायर लिख दिया है, ये ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको, उसके बाद आपका आ जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पहले मुकम्मल करेंगे, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ये काम रफ में भी किया जाता है, रफ में कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ लेकिन रफ में कर लेता हूँ, ताकि हमें जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि अगर मैं नीचे ले गया तो ये बहुत लेंथी होता जाएगा। अब मैं दोबारा वापस यहीं पर रुका हूँ और मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहले नंबर पे आपने पावर वाली वैल्यू को, पावर किस पे है, एन, इस पे है ना, इसको टी लेट करना है। यहाँ पे मैं रफ वर्क लिख रहा हूँ, या आपने टी लेट कर लिया, टी लेट करने से आपके पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। क्लियर हो गया। मैं बाद में इसकी जगह पे भी टी पुट करूंगा। उसके बाद आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, जिससे ये डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू भी टी हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पर भी आपका डी सॉरी टी कहाँ से आ गया, डी एक्स होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने भी तवज्जो देनी, मैं भी थोड़ा आराम से करवाता हूँ, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस, ओके, ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ आपने डेरिवेटिव लेना है सेपरेट सेपरेट। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे ये ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्या आप इसको 2ax लिख सकते हैं ना, ठीक है। और प्लस आपका हो जाएगा 2b, x का तो 1 हो गया, प्लस c कांस्टेंट 0 हो गया। डेरिवेटिव आपको आता है तो आपने थोड़ा सा इसको एडवांस लेके जाना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डी टी, ठीक है, और इक्वल टू, ये डी एक्स भी हम उधर भेज देंगे x के पास, लेकिन यहाँ से आपने कॉमन लेना है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी और साथ डॉट डी एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। आपको ये वाली फॉर्म जो है ना ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स, ये बनानी है। टू वहां पे क्या हो रहा है, टू वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी टी डिवाइड बाई 2 कर ले, ठीक है। और इक्वल टू आपके पास आ गया ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया ना, ये एक्स है, और डॉट डी एक्स, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये अजीब सा हो जाएगा ऐसे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और डॉट डी एक्स आ जाए। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म एक हो गई, इसकी जगह पे आप डी टी ओवर 2 लिखेंगे, और जो दूसरा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी जो है, इसकी जगह पे आपने टी लिखना है। हमने लेट किया ना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की जगह पे एवेल्युएट किया, वो आ गया आपका टी, और इसकी पावर क्या है, एन। और ये जो दूसरी वैल्यू है जिसमें आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स, तो ये वाली पूरी फॉर्म जब डेरिवेटिव मुकम्मल करते हैं तो उसकी जगह पर हमें डी टी डिवाइड बाई 2 मिलता है। हम यहाँ पे लिखेंगे डी टी डिवाइड बाई 2, और आपको मालूम है कि 1 डिवाइड बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हम 1 डिवाइड बाई 2 को बाहर निकाल देंगे, टी की पावर क्या है, एन, और इसके साथ ही डॉट डी टी। अब आपको पता है कि बिल्कुल सिंपल है कि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, तो आपने अब इंटीग्रेशन में क्या करना है, इसकी पावर में एक ऐड करना है। ये बिल्कुल आपका जो है रूल 1 बन गया है,
ठीक है ना। रूल 1 क्या होता था, डी एफ एक्स। यहाँ आपने जो 5.1 या 7.1 एक्सरसाइज किया ना, ये वैसा हो गया क्वेश्चन। तो अब आपने इसकी पावर में एक ऐड किया, वही पावर आपने यहाँ पे आपने डिवाइड भी कर दी, और सॉरी एन लिखना है, ठीक है। वही पावर आपने यहाँ पे क्या की, डिवाइड भी कर दी और प्लस सी लगा दिया। यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे करेंगे आई इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर टी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 2 इंटू जो है वो एन प्लस वन पावर वाली जो आ गई वैल्यू और प्लस सी। अब दोबारा से आपने इतना जब कर लेते हैं ना, तो अब टी की कीमत आपने पुट करनी है, जो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, ठीक है, और प्लस सी, इसकी पावर हो गई एन प्लस वन, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, और प्लस सी लग जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर तो आप इस एक्सरसाइज को अकॉर्डिंग टू टाइप 1 कर रहे हैं तो ये ऐसे ही होगा। दूसरा तरीका अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव करवा दूं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो पेपर में वो बताता नहीं है अगर आपको कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है ना। और यहाँ आपको आसान सा तरीका बता दूं कि आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पर आता है सी, इसकी पावर है एन, और डॉट आपके पास है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डॉट डी एक्स। ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, इसी को आप समझ लें लेट किया हुआ है। क्वेश्चन के बाद से ये सवाल आप कैसे सोल्व करेंगे, आपने ऐसे सोल्व करना है कि आपने जैसे मैंने आपको करवाए थे पहले सवाल कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डी ऑफ डी एक्स में आप लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, तो डेरिवेटिव में आपको पता चलता है ये टू ए एक्स, ठीक है, प्लस टू बी, यही बन जाता है, टू कॉमन ले तो ए एक्स प्लस बी, यानी साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने 1/2 वही फॉर्म बनाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, ठीक है, और प्लस सी, इसकी पावर आपके पास एन है, और साथ यहाँ बस आपने 2 भी लगा देना है और ए एक्स प्लस बी कर देना है। वो पहले क्वेश्चनों की तरह उसमें सब्सटीट्यूट नहीं होता था, इसमें इतना सा काम होता है, और बाद में आप देखते हैं कि बेस का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। ये रूल 1 में भी जाके देख लें कि इसको एफ ऑफ एक्स कर लें, ठीक है। आप कहें कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, और ये आपका क्या है, प्राइम ऑफ एक्स। और आपको मालूम है कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है ना, और डॉट डी एक्स, तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर लेते हैं। 1/2 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि कंडीशन फाल की है, इसने यहाँ पे पूरी मुकम्मल की है 2 लगाने के लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसकी पावर में आपने एक ऐड करना है, देखिए वही आंसर आएगा सेम टू सेम। ये आपके पास आ गया है क्वेश्चन, इसकी पावर में आपने एक ऐड किया, यही पावर डिवाइड की, प्लस सी लगा दिया, और फाइनल आप देखेंगे जो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये 3 लाइनों में हो जाएगा, वो थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन में था, और 2bx और प्लस सी। मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ, वेट कीजिएगा, ये मैं पहले लिख दूँ, 2 इंटू एन प्लस वन और प्लस सी इस आंसर में, ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं है। बस मैं आपको बता दूं अगर टाइप 1 लिखा हुआ है तो आपने वो मेथड कर लेना है, और अगर आपको वो फिंगर टिप पे लेके आना है तो आप कोशिश करें उसी को करें, लेकिन आप पेपर में कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अगर टाइप 1 नहीं लिखा होगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, तो यही मेथड यूज कर लें, ठीक है। पेपर में अगर आपको नहीं समझ लगती है कि टाइप 1 है या कौन सा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की नेचर के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको मैं बता दूं तो अभी किसी एक क्वेश्चन 24 के पेपर में टाइप 1 का तस्करा किया गया है। अगर वो पूछेगा तब आपने ये मेथड करना है सब्स्टिट्यूशन वाला लेट करके, और अगर वो नहीं पूछता है तब आपने इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूट करते हुए। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है लेट करके, यहाँ लेट नहीं किया हमने, जस्ट बेस का डेरिवेटिव यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया, साथ वो प्राइम ऑफ एक्स बन रहा है, अब आपने पावर में ऐड किया, डिवाइड किया। तो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा सा इसमें ज्यादा लग गया, सिर्फ आपको एक समझाने की गर्ज से है। आप पहला पार्ट समझने के बाद दूसरा पार्ट भी समझना चाहते हैं तो आप वो भी समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, ये हमारी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, जिसमें है x इंटू कोस 3x इंटेग्रल में है और डॉट डी एक्स। यहाँ भी आपको फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में, मतलब यहाँ पर आप
फंक्शन लेट करेंगे, एक फंक्शन x है फर्स्ट वाला, और सेकंड आपका cos 3x है। आप लेट करें या ना करें, रफ वर्क मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक मेथड बताया था कि आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट इनटू सेकंड दो फंक्शंस होंगे डॉट dx पे। आपने रूल लगाना होता है कि फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन लेते हैं सेकंड की डॉट dx में, और माइनस इंटेग्रल लगाकर फिर से इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर आप सेकंड की ले रहे होते हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव आप फर्स्ट का ले रहे होते हैं, सही हो गया, और लास्ट में आप डॉट dx लगा देते हैं। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सारे क्वेश्चंस में मैं नहीं बताता जाऊंगा, पहले क्वेश्चन में मैंने ये रूल बता दिया है, अगले क्वेश्चंस में ये कंटिन्यू चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल x इंटू कॉस 3x डॉट dx। फर्स्ट फंक्शन मैंने x को कंसिडर किया है, सेकंड cos 3x को। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन हमने लेनी है यहाँ पर सेकंड की, ठीक है, और माइनस लगा देंगे। फिर इंटेग्रल इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, आपने जो भी करना है डॉट dx लगाना नहीं भूलना। थोड़ी सी स्पेस क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव भी लेना है, इसका रफ वर्क का काम चलेगा यहाँ पर। फिर माइनस आएगा, इंटेग्रल हो जाएगा, उसके अंदर ब्रैकेट लगाएं, एक और इंटीग्रेशन लगाएं जिसमें आपने यही सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है, और डेरिवेटिव आपने फर्स्ट वाला जो x है उसका लेना है, और लास्ट में आपने डॉट dx लगा देना है। अब यहाँ पर हम अपना रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क क्या है कि इस 3x का जो डेरिवेटिव है इस एंगल का, ठीक है, 3x हमारे पास जो f ऑफ x फंक्शन है, इसका f प्राइम ऑफ x आपको कहता है 3, तो यहाँ पर आपको 3 लगाना है, यहाँ पर 1/3 भी लिखना है, तो रूल आपका पूरा होगा। इसी तरह से यहाँ भी आपको 1/3 भी लिखना है और 3 भी लगा देना है। अब कंडीशन पूरी हो जाएगी, जबकि यहाँ पर इंटेग्रल में cos x डॉट dx की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस सी। एक रूल ये चाहिए, एक हमें ये वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3 हो गया। कोस एंगल की इंटीग्रेशन, एंगल साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगी यहाँ पर साइन एंगल, पॉजिटिव में याद रखिएगा। फिर ये आपका आ जाएगा माइनस इंटेग्रल, ये 1/3 अब बाहर आ जाएगा, सही है, और अंदर आपकी जो कोस की इंटीग्रेशन है यहाँ पे लिख लें, वैसे मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप में ले आएंगे। आप ये बाहर वाला इंटेग्रल पहले लिखें, इसके अंदर ब्रैकेट लिखें 1/3 वैसे ही है। यहाँ cos 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 3x, ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और लास्ट में डॉट dx। अब इस 1/3 को भी हम बाहर निकाल लेंगे, i इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3 साइन 3x वैसे ही है, माइनस में 1/3 बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी इंटेग्रल के अंदर यहाँ पे है साइन 3x, आपने तवज्जो देनी है यहाँ पे, जबकि इसके एंगल का डेरिवेटिव अब हमें चाहिए है, सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि यही प्रोसेस फिर से आ गया। एंगल क्या है 3x, इसका डेरिवेटिव है 3, बाहर आपको यहाँ पे 1/3 भी करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि साइन x की इंटीग्रेशन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में कोस x होती है, तो वो हम बाद में लगा देंगे ना। ये तो आपका साथ डेरिवेटिव आ गया, ओके। अब यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3 है, साइन 3x हो गया, माइनस 1/3 3 9 हो गया, साइन 3x के साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोस x, क्योंकि एंगल में 3x है तो ये आ जाएगी प्लस सी। फाइनली आपका क्वेश्चन का आंसर आता है यहाँ पर। आप इसको भी 1/3x लिख सकते हैं या x/3 ही रहने दें, वो आपकी मर्जी है। पता नहीं अब बुक के आंसर में क्या है, तो जो भी आप लिखना चाहिए ये भी लिखने गलत नहीं है। फिर आ जाएगा साइन 3x, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट याद रखिएगा मल्टीप्लाई करती है, 1/9 हो गया, के साथ ही आ जाएगा cos 3x और प्लस सी। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इससे आगे कुछ नहीं है, तो आंसर टैली करना रह गया। इसका आंसर है x/3 sin 3x प्लस 1/9 cos 3x प्लस सी, यही क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी समझ आ गया होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए इसका पहला क्वेश्चन जो है वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से चल रहा है, और मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। आगे सारे क्वेश्चंस उसी की बेस पर कोशिश की जाए कि जो भी चीज़ इंटीग्रेशन के साथ लगाई जाए, यानी फर्स्ट उसको कंसिडर किया जाए जिसका डेरिवेटिव आसान हो, और सेकंड उसको कंसिडर किया जाए जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। आई होप कि आप क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
इंटेग्रल कोस जिसका एंगल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डिवाइड बाय एक्स डॉट डी एक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल और कॉस एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स डॉट डी एक्स हो गया. ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसमें आपने बेसिकली इसमें से एक वैल्यू अलहदा करनी है. जैसे आप लिखें यहाँ पे कॉस एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स. इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है तो 1 ओवर एक्स को अलग कर दें, डॉट डी एक्स कर लें. अब 1 ओवर एक्स क्या होगा, बेसिकली मैं अब आपको एक छोटा रूल बताता हूँ कि इंटेग्रल के अंदर जो कॉस एंगल डॉट डी एक्स होता है ये आपका बराबर होता है साइन एंगल प्लस कॉन्स्टेंट के. ठीक है, साइन के इक्वल हो गया, मगर अब इसमें आपका एक्स एंगल, इसका एंगल का डेरिवेटिव 1 है ना, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी एंगल का डेरिवेटिव भी तो होना जरूरी है ना. यानी अगर आपके पास cos x के साथ x की बजाय इसकी जगह पर कोई एंगल आपका जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाए तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x होना ज़रूरी है. तो डॉट डी एक्स करने से आप इसको इसकी जगह पर साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होता है. आपको पता है ये 1 ओवर एक्स के इक्वल होता है. इसका मतलब हुआ कि इसके साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल का, तो कोस नेचुरल लॉग ऑफ एंगल का डेरिवेटिव सार हो रहा है, तो ये आपका साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में और प्लस कांस्टेंट में आपका आंसर आ जाएगा. तो सिंपल सा है आपका ये क्वेश्चन. नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को खासतौर पर ब्रैकेट्स में लिख लिया जाता है, तो ये 2-3 लाइनों में आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया. यानी कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में एंगल का डेरिवेटिव सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन की कोस की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन, जबकि साइन की इंटीग्रेशन माइनस में कोस होती है, उलट हो जाती है ना. तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है. हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है. अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है. Question number 7. Find the value of integral cot square x dot dx. First of all, एक मिनट रहेगा, पहले जरा कलर चेंज कर लेते हैं. हमने करना है लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल कॉट स्क्वायर डॉट डी एक्स एक्स डॉट डी एक्स. ठीक है ना. अब आप करेंगे क्या इसमें, देखें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉट है इसकी इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते स्क्वायर में. तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर का एक फॉर्मूला है जो होता है कोसेकंड स्क्वायर एक्स माइनस में 1. ठीक है, किसके इक्वल होता है ये, कोसेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर कोसेकंड स्क्वायर एक्स और माइनस में 1 डॉट टी एक्स लिख लेंगे. हमने इसकी जगह पे वैल्यू लिख दी. अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लें. सो इंटेग्रल कोसेकंड स्क्वायर एक्स डॉट dx. ठीक है, एंड माइनस इंटेग्रल 1 डॉट dx. ठीक हो गया. यहाँ पर आपके लिए एक और चीज जाननी जरूरी है कि कोसेकंड स्क्वायर एक्स डॉट dx की इंटीग्रेशन माइनस में कोटेंजेंट होती है एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एंगल 1 नहीं है ना, तो वैसे ही आ गया और प्लस कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी कोसेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो कोटेंजेंट हो जाएगी, साथ माइनस की तो इंटेग्रल 1 डॉट डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो गया, प्लस में कांस्टेंट आ गया और ये माइनस में कोट होती है जो कि आपको मैंने बता भी दिया यहाँ पर. ठीक है, तो क्योंकि कोट की इंटीग्रेशन माइनस कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकंड स्क्वायर. सो कोसेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस में कोट होगी. क्योंकि आपको यहाँ पे एक और बात पता होनी चाहिए कि डेरिवेटिव में क्या हुआ करता था, हमेशा कोट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था, माइनस में कोसेकंड स्क्वायर एक्स के. तो ये उलट हो गई. अब कॉट का डेरिवेटिव था तो कोट कोसेकंड की स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस में कोट होगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है. तो हमारे क्वेश्चन का ये आंसर है. अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझें, अच्छी तरह से क्वेश्चन के फॉर्मूलाज याद रखें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें. क्वेश्चन नंबर 14. इंटीग्रल cos x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट sin x. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे इंटीग्रल, यही चीज मतलब हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं cos x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट sin x को. ठीक है, डॉट dx कर लिया. अब sin x के ऊपर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर sin x के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट के हिसाब से सोल्व करेंगे जिसकी पावर हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं sin x की पावर है 1 डिवाइड बाय 2.
डॉट डी एक्स। अब यही वैल्यू ऊपर लेकर जानी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो साइन एक्स की पावर हो जाएगी -1/2 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन में याद रखिएगा कि साइन एंगल की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डॉट डी एक्स जो होती है वो माइनस में कॉस एक्स होती है। ठीक है, और साथ ही आपका प्लस कांस्टेंट लगता है। अब यहां पर एक चीज और आपको देखनी है कि साइन के एंगल का डेरिवेटिव क्या है, साइन की बेस का। इसका मतलब कि ये पावर जो इसकी बेस क्या है, क्या साइन एक्स है ना, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। मतलब कहने की बात है कि इसकी बेस का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, और अब आप इस बेस को लिख सकते हैं इस तरह से कि आप उसकी पावर में एक ऐड कर लें और इसी की पावर को आप जो है वो डिवाइड करके प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा लें। तो इस तरह से मतलब कि लेट किया हुआ जो है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव में 1/2 आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे भी वही चीज ही आएगी, सेम ही है, और ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, साइन एक्स और प्लस में आपका कांस्टेंट आ जाएगा। और बुक में आपका क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पेपर में अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, और क्वेश्चन है इंटेग्रल जिसकी लोअर लिमिट 2 और अपर 3 है। क्या आगे एक फ्रैक्शन है x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डॉट डी एक्स। यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लें और इसी क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोशिश करें कि इस x को यहाँ ना लिखें, साइड पर लिखते हैं डॉट डी एक्स को। तो मैं अभी आपको एक फॉर्म जो है वो समझाने लगा हूँ, यहाँ पे हम रूल 1 फॉलो करवाएंगे। ठीक है, इसकी पावर क्या है, 1 है। मैं पावर थोड़ी सी सेपरेट लिखना चाह रहा हूँ ताकि के ऊपर लाइन से टच ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये जो है जिसकी पावर 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना है, जो कि बताएगा ये 0 प्लस इसका आ जाएगा पावर शुरू में पावर में से कम, क्योंकि एफ जो आपका प्राइम एक्स होता है बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव में आता है 2x, हमारे पास 2 की कमी है। अब अपने क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पर 2 मौजूद नहीं था, 2 लगा दिया और 1 डिवाइड बाय 2 भी कर लिया, क्लियर हो गया। अब जब ये काम आप कर लेंगे, इसके साथ इसकी बेस का डेरिवेटिव आ गया यानी ये वाली का, तो अब ये चला जाएगा नेचुरल लॉग में। ठीक है, आपको ये बेसिक आने चाहिए। 1 डिवाइड बाई 2 किया तो ये अब आपकी इंटीग्रेशन हो गई नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब इसके ऊपर आपने लिमिट लगानी है जो कि 2 और 3 की है। सही हो गया, इंटीग्रेशन सोल्व होगी, लिमिट सिर्फ इसके ऊपर अब वापस लिमिट रह गई ना, वो इस पे अप्लाई करनी है। अब लिमिट के लिए अपर और लोअर लिमिट लिखेंगे, तो इस तरह से लिखना है, लेट आई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब लिमिट में आप पहले ब्रैकेट लगा दें। अब इसी फंक्शन के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के एंगल के अंदर आपने एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है 3, इसका स्क्वायर लेके, फिर माइनस करते हुए इसी सारे फंक्शन के अंदर आपने x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 आएगा ना, वो स्क्वायर में वैसे ही है, वो सवाल वैसे ही रहेगा, और इसके बाद फाइनली ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो i इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, अंदर क्या वैल्यू बनती है 1 प्लस 3 3 द 9, माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2 टू द 4। सही हो गया, और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 डिवाइड बाई 2, और अंदर वैल्यू क्या बन रही है, अंदर बनती है एक तो नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है ना, 9 प्लस 1 कितने हो गए, 10 हो गए, या तो उसी तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अलहदा ही रहे। यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक तो 10 है k की वैल्यू, और एक माइनस करके नेचुरल लॉग ऑफ 5 बन रही है। आपने करना क्या है, आपको चूंकि हमें मालूम है कि log a माइनस log b, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, तो ये होता है log a डिवाइड बाई b। तो यहाँ हमारे पास a क्या है 10, b क्या है 5, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइड बाई b। 5 ऑन द 5, 5 टू द 10 किया तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 2। ठीक हो गया ना, i इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। और मैंने चेक कर लिया है, आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेट कर लेता हूँ, लेट करते करते क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है इंटेग्रल 0 लोअर लिमिट है, अपर पाई डिवाइड बाय 4 है। हमारे पास यहाँ पर है साइन क्यूब एक्स, जिसको आप साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसके साथ लिख देंगे आप कॉज एक्स और डॉट डी एक्स। यहाँ बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है। रूल 1 आप लिखे, हमारा जो फंक्शन है रफ वर्क के अंदर कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स। इसके साथ एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स के साथ एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर में एक ऐड और डिवाइड कर देंगे। रूल 1 अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो पहले लें, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। खास तौर पर एक्सरसाइज 5.3 और जो मैं 233 और 223 और 213 से रिलेटेड है उनका ये 7 चैप्टर होगा, 7.3 वो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन के साथ इसका डेरिवेटिव आ गया। आपने क्या करना है, इस साइन एक्स की पावर, यानी कि अब दोबारा तो आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, लिमिट लगानी है जस्ट आपने। एक सेकंड रुके, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, ये स्टेप यहीं पे है कि अगर इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स की पावर कुछ भी हो, साथ एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाए, तो आपने साइन एक्स की पावर में एक ऐड करना है और वही पावर आपने डिवाइड करनी है। अब यहाँ लिमिट लगा देंगे, क्लियर होगी बात। वो जो लिख दिया था दोबारा इंटेग्रल नहीं लिखना, यही फॉर्म बन गई है। कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे अगले स्टेप में। तो 3 + 1 4 होता है ना, तो आप 1/4 बाहर निकाल दें और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 + 1 4 होता है, तो 4 और x लिख दें। ठीक है, या ऐसे ही रहने दें, क्योंकि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन ये कि अंदर पावर रहेगी। तो आप लिखें साइन एक्स की पावर 4 और उसके ऊपर लिमिट 0 और पाई डिवाइड बाय 4 रहने दें, क्योंकि हमें लिमिट भी निकालनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लिमिट पुट करने वाले हैं। 1/4 लिख दें। सॉरी, पहले आपने इस साइन के अंदर अपर लिमिट पुट करनी है एक्स की जगह पे, पाई डिवाइड बाय 4, इसकी होल पावर भी 4 है, माइनस। अब आप इसी साइन के अंदर लोअर लिमिट भी पुट करें, होल पावर कितनी है 4, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाना है वैसे। अब आप आगे देखेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/4। सॉरी, यहाँ पे ना गले का बड़ा मसला है तो इसलिए यहाँ पे ना पाई डिवाइड बाय 4 है फ्रैक्शन। इसको आपने जो आपके पास वैल्यू है ना, ये डिग्री नहीं रेडियन में है, तो आपने डिग्री बनाना है तो 180/पाई कर देना है। पाई पाई से कट जाएगा, 4 4 द 16, 4 5 द 20, यानी 45 डिग्री बन रही है आपकी डिग्री में। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री, इसकी पावर कितनी है 4, ये ब्रैकेट वैसी रहेगी, माइनस साइन 0 0 ही है, 0 की पावर कुछ भी हो नेक्स्ट टाइम में अब ये नज़र नहीं आएगी हमें। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/4। यहाँ आपको बता दूं साइन 45 कैलकुलेट किया जाए तो 1/√2 होता है। कैलकुलेटर पे भी देखेंगे √2/2, बात एक ही है। क्या आप ये लिख लें या कैलकुलेटर वाला √2/2 लिख लें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि फॉर्म उसी जो है शक्ल में आएंगी। ठीक हो गया ना। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने यहाँ पर √2/2 ही चले आप लिख लें, और इसकी पावर कितनी है 4, बाकी तो ख़त्म हो गया। ये आपके पास आ जाएगी 1/4 है। यहाँ अब आपने क्या करना है कि इसकी पावर टुकड़े बना ले चाहे, ठीक है ना, 2 स्केयर में ले जाए ना। एक ये पावर 4 है तो 2 2 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2 भी करेंगे, बल्कि इसके अलावा भी बच जाती है, तो एक सेकंड रुके। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आसान करने के लिए ना √2/2 में ना एक स्केयर अलग करके इसके ऊपर भी स्केयर लगा लें। ठीक है कि नहीं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा कि आपने 1/4 किया, ऊपर के √2 का ये स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, नीचे वाले का 2 का स्केयर, उसके ऊपर भी स्केयर है। नीचे वाले को वैसे छेड़ने की जरूरत नहीं थी, बहरहाल इससे ये स्केयर कट जाएगा, लेकिन 2 मजीद हो जाएगा। 1/4 ऊपर आपका 2 हो गया, नीचे 2 4 4 16 आएगा, 4 4 से कट जाएगा। अब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1/16 आपका आंसर आ जाएगा, और बुक में यही आंसर मौजूद है। बाकी सिंप्लीफिकेशन आप जैसे मर्जी कर लें। एक जो मैंने अभी तरीका लिखा है, एक ये तरीकाकार है। ठीक है, कि आप पावर 2 टुकड़ों में ले जाएं,
दूसरा तरीकाकार ये होगा, और कर लेते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप 1/4 करें और ऊपर वाली पावर 2 है इसकी पावर 4 कर दें और नीचे वाले की पावर आप 2 की पावर 4 अलग कर दें। ऐसा हो जाएगा कि 1/4 ऊपर वाले की पावर क्या हो जाएगी 1/2। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं सही तरह से, बटे वाली में, यानी इस तरह से। और ऊपर पावर 4 है, नीचे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 होती है इसकी पावर। ऊपर आप देखेंगे ये 2 से 2 to the 4 कटिंग करेगा, 1/4 करेंगे, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 है, और ऊपर आपका हो जाएगा 1/2 to the 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई लगाते जाए चाहे आप, ये एक ही बात है, मल्टीप्लाई होता है। और 16 ये 4 से कट गया। देख लें आप, जैसे मर्जी कर लें, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये दोनों मेथड में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5 इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to पाई डिवाइड बाई 4 इसकी लिमिट है और सीकन इनटू टेंजेंट एक्स है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, लेट तो नहीं हम कर रहे इसको, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करके लिख लेते हैं 0 to पाई डिवाइड बाई 4। और मैं अब आपको बता दूं कि सीकन एंगल टेंजेंट एंगल एक्स ही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 नहीं होगी इसकी जो इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव जो होता है एक्स का। तो यहाँ पर आपने देखनी है इंटीग्रेशन में, मैं आपको बता दूं कि सीकन एक्स और टेंजेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो सीकन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होती है, सिंपल सी है। इसकी इंटीग्रेशन यहीं पे आ गई हुई है, इसकी है सीकन एक्स, और इसके ऊपर अब आपने लिमिट लगा देनी है 0 और पाई डिवाइड बाई 4। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले आप ऊपर वाली पावर लिखते होते हैं लिमिट, फिर माइनस करते हुए आप नीचे वाली लिमिट लिखते हैं। ठीक हो गया। अब सीकन की भी नहीं मिलती ना कैलकुलेटर पे, और पाई कितना होता है 180 डिवाइड बाय, अगर आप यहाँ पे पाई ओवर 4 करें तो मतलब 180 ओवर 4 करेंगे तो 4 4 द 16, 4 5 द 20, 45 डिग्री बनेगा आपका। ठीक है। तो सीकन में एक आपका 45 है और एक आपका सीकन में क्या है 0, लेकिन सीकन मौजूद नहीं होता। तो सीकन बेसिकली सीकन एक्स जो होता है ये 1 ओवर कॉज का रेसिप्रोकल है। कॉज की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो 1 ओवर इसको कर दें कॉज 45, ठीक है, और माइनस में इसको कर दें 1 ओवर कॉज 0। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। कॉज 45 डिग्री कैलकुलेटर पे निकलेगी आपकी स्क्वायर रूट 2। यहाँ काम करते हैं कैलकुलेटर पे ही जो मौजूद है वही लिख देते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए चीज। ठीक है, कैलकुलेटर आपके साथ शेयर किया। अब चेक करिएगा, यहाँ पर हम निकालने वाले हैं कॉज 45। तो ये देख लें, ये वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 आ रही है। तो यहाँ पे हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 और माइनस करते हुए 1 डिवाइड बाय cos 0 की आपको वैल्यू 1 मिलेगी। देखिएगा cos 0 आपका 1 होता है, ठीक है, इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब आपने इसका क्या लेना है एलसीएम, 2 आ गया। ऊपर आप देखेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट 2 ही रह जाएगा, माइनस में इसका 2 1 द 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका आंसर देखते हैं। मजीद तो कुछ भी नहीं आने वाला मेरा ख्याल है जहां तक। इसका आंसर है, अच्छा जी, अब इसमें जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना वो है आपका स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2। अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना इसका इशू आ रहा है तो आप कैलकुलेटर से पूछेंगे ना तो वो आपको इसका आंसर बता देगा। लेकिन स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इक्वल करें पहले, फिर माइनस में 2 लिखें, जो भी आ जाए फिर डिवाइड बाय 2 कर दें, तो वो आपको इसी फॉर्म में आंसर दे रहा है। देखें 2 पहले लिख दिया और वो बाद में लिख दिया, और इस फॉर्म में वो आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बुक में के रूट 2 माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको वैसे चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 कैसे आएगा। सीकन की वैल्यू है, अच्छा ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है वैसे। अच्छा एक चीज नहीं नोट की आपने, ये फ्रैक्शन में वैल्यू थी हमारी, इसकी जो वैल्यू है ना ये वाली, ये आपकी 1 होगी, कोस 45 की स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 है। अब ठीक हो गई ना, हमारी वैल्यू नीचे ठीक नहीं है इस तरह से, तभी मैं कहूँ आंसर नहीं मैच कर रहा। देखिए कोस 45 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 है, ऊपर तो 1 है, अब ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 आ गया और माइनस 1 ओवर 1। अब एलसीएम लेके देखते हैं, या ना भी लें एलसीएम तो इस पूरे 2 को, इस 2 को आप यहाँ पर हाफ स्क्वायर रूट 2 में लिख सकते हैं 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, माइनस में 1 ही रहेगा, इससे कट गया, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये इस तरह से वैल्यू बनती है। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर में, मैं आपको यही चीज दिखा देता हूँ, ठीक है ना,
तो स्क्वायर रूट टू टू आपको नजर नहीं आ रहा ना, एक बार दिखा देता हूँ क्या किया, क्या हुआ है देख लें। ये काम किया हुआ मैंने, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसको, मैं अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखें। अब इसको सोल्व करके देखें, 2 डिवाइड बाय, लिखें यहाँ पर स्क्वायर रूट टू, इक्वल कर ले, वही चीज आ रही है ना, देख लें। तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप ये अब चेक करके देख सकते हैं, इसकी जगह पे स्क्वायर रूट टू ही आ रहा है, तो माइनस में वन आ गया, सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप पेपर में अगर ये क्वेश्चन नंबर 11 वैल्यूएट इंटेग्रल 0 to 1 की लिमिट है, और क्वेश्चन है 1/√1 - x² .dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्वेश्चन है 0 to 1 की लिमिट है, 1/√1 - x²। और देखिए ये चीज जो अभी लिखी है, ये कुछ देखी देखी लग रही है ना। मतलब आपने देखा होगा कि जब हम डेरिवेटिव लेते थे साइन इनवर्स एक्स का, तो ये हमारे पास 1/√1 - x² के बराबर आती होती थी ना। इसका मतलब हुआ कि इंटेग्रल में 1/√1 - x² जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे 0 और 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 0, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, और वो आ जाएगा यहाँ पर सॉरी, पहले 0 तो नहीं आएगा ना, पहले 1 आएगा और फिर दूसरे में 0 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले आपको बताया भी है, ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं फिर नीचे वाली लिमिट पुट करते हैं। और अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन इनवर्स 1 की और साइन इनवर्स 0 की, ठीक है। तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि वन वन जो होता है ना साइन इनवर्स में, ये उलट जाएगा अब काम। तो देखते हैं वैसे इस साइन इनवर्स किसके बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन इनवर्स 0 है ना, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से पता करते हैं, मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या कहती हैं। लेकिन ये आ गया कैलकुलेटर। अब आपको ये बताना है इस तरह से कि देखिए हमने लिखना है यहाँ पर शिफ्ट साइन, साइन इनवर्स आ गया 1, चेक करते हैं कितना 90 डिग्री आ रहा है ना, 90 डिग्री आपका पाई/2 होता है। अब ये सारे काम उलट चलने हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर चीज़ें समझ लग जाएगी। देखिए सबसे पहले तो होता है आपका साइन 90 डिग्री पे देखें तो 1 होता है, ठीक है। और जो 90 डिग्री खुद होता है वो पाई/2 के बराबर होता है, एक चीज हो गई। और जो पाई होता है वो 180 होता है, ठीक है ना। पाई खुद 180 होता है, जबकि साइन 0 वो 0 पे 0 ही रहता है। इसका मतलब होता है कि 0 बनता कब है, साइन कब 0 होता है, जब वो आपका पाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो या फिर वो 0 रहता है, समझ आ गई आपको। तो इनवर्स में साइन को 0 करने के लिए वो 0 ही रहेगा, इसलिए मुझे उसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा भला। एक मिनट रुकिएगा जरा। एक चीज़ की ना असल में कंफ्यूजन चल रही है कि वो इनवर्स में 0 ही रहने वाला है और दूसरी वैल्यू में, तो मैं मतलब यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि पाई पे होता है, लेकिन पाई तो मैंने नहीं ना लिखना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं ये कहता हूँ या तो पाई 180 हो गया, नहीं तो साइन जो है ना 0 होता है जब मतलब 0 डिग्री पर 0 ही रहता है। इसका मतलब होता है कि मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह पे जो इनवर्स की जगह पे ये मेरा क्या बन जाएगा पाई/2, और ये 0 पे 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर एक ही रहेगा कि मेरा पाई/2 आंसर आना है, मुझे वो दूसरी वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पाई/2 आंसर आ जाएगा, वो दूसरी तो खत्म हो जाएगी ना। साइन इनवर्स में आप 0 चेक करके, वैसे इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे कैलकुलेटर शो करवाया, कैलकुलेटर में आप चेक करें कि अगर शिफ्ट साइन इनवर्स 0 हो रहा हो तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि ये 0 रहता है, साइन 0 पे 0 ही आता है। इस वजह से साइन, पिछले क्वेश्चन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की थी, तो उसमें साथ एग्जांपल भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि डिफाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल, मिसाल भी देनी है साथ, तो उसमें भी मिसाल आपने मतलब करनी है, वो उसके अलावा आप कोई और मिसाल भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स आपने देनी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है इसका आपको पता है, इसकी जो पावर होती है, ठीक है ना, डिग्री ऑर्डर जो होते हैं, तो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल, the order of a differential equation is the order
इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है ना, ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring, जिसको अपेयर भी कहते हैं, जो हमें दिखता है, ठीक है ना, occurring मीन के appears, जो जाहिर हो रही होती हैं, in a differential equation, ठीक है, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन कह देना आप, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अंदर आती है। अब इसकी कुछ मिसाल भी देखनी पड़ेगी, जो हमें मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव नजर आ रहा होता है ना किसी भी इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है डेरिवेटिव के आ ही गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया, एक मिसाल इसकी ली थी, तो आपने देखा कि ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर x की ये मतलब इसके ऊपर जो पावर होती है ना 1 है, और इसकी पावर भी 1 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सा ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर 1 है, जिसमें डेरिवेटिव की डिग्री 1 होगी, ऑर्डर 1 हो गया। इसी तरह मैं आपको सेकंड डिग्री का भी, सेकंड ऑर्डर का भी बताता हूँ। जैसे देखें, ये डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव को सेकंड टाइम भी, हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है इसका, वो सेकंड डेरिवेटिव है। और डी एक्स प्लस और आपका यहाँ पे वाई या 2y या 2x जो भी हो सकता है इक्वल टू 0। अब ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो ऑर्डर की जो बात यहाँ पर हो रही थी, जो हमें जाहिर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने बताया द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डेरिवेटिव के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा इज द ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव। वो ऑर्डर जो होगा वो डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको जो जाहिर हो रहा हो, ऑक्यूरिंग यानी अपीयर्स, जो जाहिर हो इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी मसावात के अंदर अगर आपको डेरिवेटिव की, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू नजर आ रही होती है ना, वो आपका होता है ऑर्डर, और वो हाईएस्ट ऑर्डर है। अब देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर, डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट नहीं सेकंड ऑर्डर है, और ये जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक हो गया ना। तो ये ऑर्डर की एग्जांपल इस तरह से बनती है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। साथ एग्जांपल्स भी आपने देनी है, एग्जांपल्स आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने लगे हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब हमारा काम सोल्यूशन का आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 था, और उसके बाद 5 और उसके बाद 10 है। इसके दरमियान में जो नहीं है ना, वो नहीं आपने पूछना नहीं है, क्योंकि वो रैशनलाइज में ही नहीं है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 4y माइनस 5 दिया गया है। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको इसके लिए इंटीग्रेशन आनी जरूरी है। सबसे पहले देखें, ऊपर डी वाई है, नीचे डी एक्स है, और राइट साइड पे आप देखते हैं ऊपर 2x है और नीचे 4y वाली वैल्यू, मतलब y वाली वैल्यू को y के साथ रख दें, dy के साथ, और x वाली वैल्यू के साथ dx रख दें। इस तरह से करें, ये 4y माइनस 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये dy के साथ समझ लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से ये 2x प्लस 3 इधर ही है, वो जो 2dx है ना उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही हो गया। अब ये पहला काम होता है इसका कि हमने dx और dy को उनकी वैल्यूज असाइन करवा देनी है। सही हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। पहले इसमें लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ओके। अब यही इंटीग्रेशन राइट साइड पे, क्योंकि एक साइड पे करने के बाद साथ साथ आपको दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया आपने बोथ साइड पे, ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेटली अप्लाई करें। इंटीग्रेशन को आपने 4y, साथ ये एक्सटेंशन आपको पता लगती है dy की, फिर माइनस इंटेग्रल 5 डॉट dy लग जाएगा आपका। सही हो गया। इसी तरह राइट साइड पे भी इंटेग्रल 2x डॉट dx हो जाएगा, और प्लस में इंटेग्रल 3 डॉट dx आ जाएगा। और इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, 4 कांस्टेंट को इंटेग्रल के शुरू में लेके गए तो इंटेग्रल में y डॉट dx y आ जाएगा, और माइनस में 5 कांस्टेंट को शुरू में ले जाए तो अंदर 1 रह जाएगा ना, 5 1 5।
और dy हो जाएगा। इनकी कुछ वैल्यूज भी होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 इंटेग्रल x डॉट dx हो जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट इंटेग्रल 1 डॉट dx हो जाएगा। और यहाँ याद रखिएगा कि इंटेग्रल में 1 डॉट dx इज इक्वल टू, अगर तो x की रिस्पेक्ट से है तो x प्लस कांस्टेंट होता है, और अगर तो इंटेग्रल 1 डॉट dy है तो इसकी रिस्पेक्ट से y प्लस कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, ये एक चीज आपको पता हो जाए। दूसरा आपको पता है कि बाकी अगर तो y है, अगर तो इंटेग्रल y या x उसी की रिस्पेक्ट से है तो आपको पता है कि इसकी पावर अगर 1 है तो पावर में एक ऐड किया जाता है और पावर डिवाइड करके प्लस कांस्टेंट लगाया जाता है। अब हर एक के साथ तो सी नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पर अब आपने ये चीज नोट करनी है। यहाँ पावर रूल भी है, जैसे देखिए इसमें है कि y के ऊपर पावर 1 है, तो अब आपने देखा कि इसकी बेस क्या है y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साथ 1 मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब y की बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में आपने एक ऐड करना है और इसी पावर को आपने डिवाइड कर देना है। अब यहाँ कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस कर दें 5 आ जाएगा। y की अब मैंने बताया था 1 डॉट डी वाई की रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन जस्ट y हो जाएगी। इक्वल कर लें, राइट साइड पर c लगाया जाता है, लेफ्ट साइड पर c नहीं लगेगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2, इसकी पावर क्या है 1, इस x का डेरिवेटिव भी 1 होता है, साथ 1 मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना, अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं। अब x के साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आपने x की पावर में एक ऐड किया, वही पावर आपने डिवाइड कर दी, प्लस अब ये 3 आ गया 1 डॉट dx। समझाया भी तो आपको कि अगर उसी के वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हो तो वो x बन जाता होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, x का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन x, y का डेरिवेटिव मतलब आपका आएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1, तो फिर 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी ना। इसके साथ एक्सटेंशन समझें। इसी तरह से डेरिवेटिव में अब ये पावर रूल, वो आपको पता है कि वहां पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ डिवीजन चलती है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एंड हो गया तो आपने कांस्टेंट लगा देना है, इसमें कांस्टेंट लगाएंगे हम, ठीक है। और हाँ, एक चीज तो हमारी अभी भी रह गई इसके अंदर, यहाँ भी मुकम्मल कहाँ हुआ है, 3 वैसे ही आ गया। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमने देखी x होती है, अब हम c लगा देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा यहाँ पर 4y² डिवाइड बाय 2 माइनस में 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है जी 2x² डिवाइड बाय 2 है और प्लस में 3x है और प्लस c। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2y² माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस c, ठीक हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसकी क्वेश्चन बनानी है ना, मुकम्मल सवाल बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y² माइनस में 5y है, ये 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 3x, और ये वाला आपका c जो प्लस c है वो इधर आके आपका माइनस c हो जाएगा, ठीक है। किया क्या जाता है, यहाँ पे मैं एक चीज तो भूल ही गया हूँ, x² तो मैंने लिखा ही नहीं, ये कैसे हो गया, मिस्टेक हो रही है ना, x² प्लस 3x प्लस c, ये आप ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, एक आपको बात बता दूं कि हम 2x y को पहले नहीं लिखते होते, हम y को लिखते होते हैं बाद में। तो अगर अपने बुक का आंसर आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि ये 0 कर लेंगे, x² प्लस 3x प्लस c, ये उधर भेज दें माइनस में 2y² और प्लस में आपका 5y हो जाएगा। अब आपने इसको अरेंज कर लेना है, यानी पहले लिखिए x², फिर लिख लें माइनस में 2y², फिर हो जाएगा आपका प्लस में 3x, फिर आपको प्लस में 5y और प्लस में आपका c इक्वल टू 0। और आप, मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ बुक में, आप भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया है और 10 का आंसर है 3। एक सेकंड रुकिएगा, वो एक्सरसाइज के थे, नेक्स्ट पेज पे है, जस्ट वेट अ मिनट। ये आपका क्वेश्चन 10 का आंसर है x² माइनस 2y² प्लस 3x प्लस 5y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन को नोटिंग, जो कि रैशनलाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर x dy डिवाइड बाय dx प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, cos स्क्वायर x dy और dx। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि dy हमें लेफ्ट साइड पर ही रखना है,
तो आपने क्या करना है, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को इधर ही रहने दें, प्लस में जो आपका कोस स्क्वायर वाई है ना, चाहे वो वाई में है, हम बाद में ले आएंगे, उसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस में कोस स्क्वायर वाई के साथ यहाँ पर dx लग जाएगा। अब आपने जगह बदलनी है, x की वैल्यू dx को चाहिए है, y की वैल्यू y dy को चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका जो y है ना, जो कोस स्क्वायर y है, उसको आपने इस साइड पर लेके आना है। माइनस के साइन को फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस को ना लेके जाएं, आप ये कोस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर वाई डॉट डी वाई बन जाएगा। इसी तरह से ये कोस स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस तो रहने दें, कोस स्क्वायर आपका जो है ना एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए जरा कि क्या डी वाई के साथ वाई वाली वैल्यू है, क्या डी एक्स के साथ डी एक्स वाली वैल्यू है, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक फॉर्म आपको पता भी है, जो कि हम जानते हैं कि सीकंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो उलट कर लें तो वो आपका सीकंड स्क्वायर बनेगा ना, 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर वाई आपका क्या हो जाएगा, सीकंड स्क्वायर वाई डॉट डी वाई हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस तो है, ये 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सीकंड स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है इस स्टेप के बाद अगला स्टेप होता है कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर। सो अप्लाई द इंटीग्रेशन इंटीग्रल सिंबल ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या हो जाएगा आपका सीकंड स्क्वायर वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, माइनस को चाहे तो शुरू में ले जाए, हमें माइनस की जरूरत नहीं है, तो सीकंड स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। और आपको पता है कि tan का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर होता है, तो सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट ही होगी, इक्वल टू माइनस में आपका ये भी हो जाएगा टेंजेंट में x, बाकी तो खत्म हो गया, प्लस में सिर्फ c रह जाएगा। c को नहीं हम लेके जाएंगे, ये वैल्यू उधर भेजते हैं, सो टेंजेंट y प्लस टेंजेंट x इक्वल टू c। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका हुआ है। अब जरा मैं इसका बुक में आंसर देख लूं, क्वेश्चन नंबर 14, टेंजेंट y प्लस टेंजेंट x इक्वल टू c। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सारे इसकी अच्छी तरह से आपने सोल्व करने हैं, प्लेलिस्ट में आपको बाकी पिछले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, हम सपोज एक को ए का नाम दे देते हैं, तो -3 और 1 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 एंड -2, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है ए और बी का, जो पहले भी आपके साथ शेयर किया है पिछले क्वेश्चन में, तो ये होता है x2 माइनस जो है वो आपका x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर टोटल क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। और आपको x1 y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि x के a के अंदर जो होती है ना x1 और y1 होता है, जबकि b के अंदर x2 और y2 के कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे, सो x2 कितना है 3, और माइनस में वो खुद माइनस में आपका है, तो माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस अब y2 कितना है हमारे पास, वो माइनस में 2 है, और ये माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर आ गया, और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट लगा लिया हमने, सही हो गया। तो इस तरह से ये 3 हो गया आपका, और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर आ गया, और प्लस में आपके पास ये वैल्यू -2 और -1 है, इकट्ठी सोल्व करेंगे, और होल इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो 3 और 3 कितने हो गए आपके, 6 का स्क्वायर लेंगे हम, और प्लस में यहाँ पर हम -3 का स्क्वायर लेके इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो 6 6 36 हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा टोटल 45 का स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ तक तो हमें मिल रहा है 45 का स्क्वायर रूट। अब अगर आप आंसर बनाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक 45 के फैक्टर्स बना लें, तो 5 पे कटिंग कर सकेंगे आप, ठीक है ना, तो या 3 पे भी कटिंग कर सकते हैं। इसका पहला फिगर 3 से कटिंग होती है, 3 to the 6 सॉरी 3 1 3 हो गया, और बाकी 15 हो गया, तो 3 5 the 15, फिर भी आप देखें तो 3 5 the 15 ही है, तो 3 पे कटिंग होती है इसकी। अब आपके पास फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का जो है स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लें, 3 का स्क्वायर कर लें और 5
और इस तरह स्केयर लगा दें, ठीक है। स्केयर अब आपने स्केयर रूट जो है वो 3 के स्केयर के साथ अलग लगाना है और यही स्केयर रूट 5 के साथ अलग से। एक स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, आपका डिस्टेंस ये आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी हुआ लेकिन आपको पता है कि जस्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अच्छी तरह से क्वेश्चन किया। नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन। इसमें हमने इसकी मसावत मालूम करनी है या बनानी है ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट में देखें हमें एक x दिया हुआ है, वो x1 है, कितना है 3, x2 तो नहीं है, y2 दिया हुआ है, वो कितना है -2, और स्लोप हमारे पास है 3/4। और जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। इस फॉर्म को आपने याद रखना है। तो इसमें ही आप पुट करते हुए देखिए, मसावत हमेशा क्वेश्चन जो होती है ना, क्वेश्चन वो x और y की शक्ल में होती है। तो y तो नहीं होगा, हमारे पास y1 की वैल्यू मौजूद है -2 इज इक्वल टू स्लोप ही हमारे पास है 3/4। और इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यूज में x कितना है, तो नहीं है, x1 मौजूद है 3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 4 यहाँ पर आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y -+2 हो जाएगा, ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट ही रहने देते हैं, सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर 3 जो है ना इंटू x - 3 आ गया। आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सो 4y हो गया प्लस 4 टू द 8 एंड इक्वल टू 3x - 3 3 द 9। अब एक काम करना है कि x एक जगह पर y एक जगह पर रखने हैं, तो x हमेशा पहला होता है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, 8 इधर रहने देते हैं, माइनस वाला जो 9 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 3x इधर ही रहने देते हैं, 4y को उधर जाके 4y माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। और ये भी बल्कि हमने ना असल में है क्या कि ये सारी चीज़ें एक जगह पर ही भेजनी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इक्वेशन में ये कितने हो जाएंगे, 8 और 16 + 1 17 इज इक्वल टू 3x - 4y है। हालांकि इसने भी उधर ही चला जाना था, तो ये 0 करते हुए 3x - 4y और माइनस में 17 हो जाना है। और इसको चूंकि आप इस तरह लिख सकते हैं कि 3x - 4y - 17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 12, find the equation of the line with following intercepts। देखिए हमें इसमें इंटरसेप्ट पॉइंट दिए हुए हैं, a जो कि 2 है और b जो है वो 5 है। a जो है वो x इंटरसेप्ट है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। और इसके लिए अब फिर देखें, हमें इंटरसेप्ट दिए और फिर हमने बनाना क्या है, बनानी हमने इक्वेशन ही है। और इस टाइप की इक्वेशन, जिससे पहले आपने देखा हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दी थी, और हमने क्या बनानी थी इक्वेशन। फिर 2 पॉइंट दिए गए, तब भी हमें क्या बनानी थी इक्वेशन। अब हमें दिए गए हैं इंटरसेप्ट a और b, x और y के, तो अब हमें फिर भी क्या बनानी है इक्वेशन। तो मेथड को आपने मिक्सअप नहीं करना। अब देखें कि अगर हमें 2 इंटरसेप्ट दे दिए जाए तो हमें क्या यूज़ करनी है फॉर्म, हमें यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए a हमारे पास क्या है 2 और b हमारे पास क्या है 5, हमें a और b ऐसी फॉर्म में लेके जाने हैं जिसमें इक्वेशन बने। वो आपका है x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म के अंदर अब हम पुट करके इसकी इक्वेशन बना सकेंगे। तो x डिवाइड बाई 2 प्लस b क्या है जी आपका y डिवाइड बाई b 5 हो गया इक्वल टू 1। यहाँ आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में अब आप यहाँ पहले देख सकते हैं कि अगर आप 2 और 5 का एलसीएम लें तो 2 × 1 = 2 और फिर 5 ऐसे ही रह जाएगा, और फिर 5 × 1 = 5, तो 2 × 5 आपको करना ही पड़ेगा, तो 10 आएगा। एलसीएम में आ जाएगा आपका 10। अब एलसीएम कैसे लेंगे, 10 को ऊपर रखें एलसीएम वाले को, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय आपने करना है न्यूमिनेटर से। सो 2 5 × 10, तो आपका आ जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x। इसी तरह से फिर एलसीएम ऊपर रखें और डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करते हुए y से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो न्यूमिनेटर है। 5 × 10 किया तो ये आपका 2y हो जाएगा, तो प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1। बनानी तो हमें इक्वेशन है। सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 10 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। और फिर बाद में हम 10 को भी इधर ले आएंगे। सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, पॉजिटिव में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशंस थी आप देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन बन चुकी है।
इस केस को, इस कंडीशन को अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। इसमें हर एक क्वेश्चन अपने मेथड के मुताबिक चलता है, लिहाजा आपने अच्छी तरह से इसके मेथड को समझना है। तो इसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स निकालने हैं ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइंस हमें दी गई हैं, एक है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरी है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम इक्वेशन की फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है, और फिर इसको बैलेंस करेंगे। यानी फर्स्ट में x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट वाली को 2 से करेंगे तो जो हमारा x होगा वो 2x बन जाएगा और सेकेंड वाली इक्वेशन से फिर सब्ट्रैक्ट हो सकेगा। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2x, ठीक हो गया, और प्लस में आ जाएगा 2 टू द 4y और माइनस 2 3 6 इक्वल टू 0। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे, यानी इन दोनों को हमने जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है, यानी बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, 2 एंड 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कोई भी इक्वेशन ऊपर रख लेते हैं, पहले 3 को रख लेते हैं, 2x प्लस 4y, जिसको मर्जी आप रख सकते हैं, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, तो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, ये 2x से कट जाएगा, 4 और 3 कितने हो गए 7y, और ये हमारे पास माइनस में वैल्यू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होते ही ये 14 इक्वल टू 0 बन जाएंगे। अब आपके पास एक वैल्यू बनी इस तरह से कि हम 7y माइनस 14 इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 14 पॉजिटिव हो गया, सो y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7, 7 टू द 14, y की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, ठीक है। अब वैल्यू y की 2 मौजूद है हमारे पास, इसको हम पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में कर लेते हैं, हम कर देते हैं जी पहली इक्वेशन में ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखना है, वो क्या है, ये x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट करने हैं तो x प्लस 2 y भी 2 हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0, x की कीमत चाहिए ना हमें, x प्लस 2 टू द 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस 3 क्या है तो 1 इक्वल टू 0। इस तरह से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस में 1, ठीक है। 2 पॉइंट्स थे जो हमने फाइंड करने थे, y 2 है, x माइनस 1 है, तो जो हमारा पॉइंट होगा जिसमें x और y थे वो पॉइंट हमारा कितना आया, x माइनस 1 हो गया और y 2 हो गया, और ये पॉइंट्स हमने फाइंड करने थे, यही एक पॉइंट फाइंड करना था ना। तो जो नहीं कि ये दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी और उनसे बनने वाला जो पॉइंट था वो ये है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, और ये हमारे पास पॉइंट जो है -2 और 1 है, जिसमें x की वैल्यू होगी माइनस में 2 और y की वैल्यू हो गई 1, एंड द लाइन, और हमें एक लाइन भी दी गई है, ठीक है, और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा ना वो ये होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसमें ax प्लस by प्लस k कांस्टेंट की फॉर्म में कोई वैल्यू होती है, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे हमने a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर जो है वो लेना होता है। आई थिंक एक मिनट रुकिएगा जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। जो दो कंपोनेंट है x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर जो है ना वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है। अब इसके मुताबिक और इसके बाद हमने इसका जज़र भी लेना होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a की जगह पर इस इक्वेशन में a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 4 है और k की जगह पे माइनस में 12 है, ठीक है, ये डाटा मौजूद है। और अब आप डिस्टेंस के अंदर आ जाएं तो a क्या है, a 3x हो गया, प्लस b कितना है 4 है y के साथ, ठीक है ना।
वाई रहेगा। एक्स की और वाई की वैल्यू इसमें पुट होगी ऊपर वाले में, वो भी तो हमने करनी है ना। पूरी इक्वेशन को फिर सोल्व करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं कि यहाँ पर ए की जगह पे क्या आएगा 3, एक्स की जगह पे आएगा -2, प्लस पी कितना है 4 और वाई कितना है 1, प्लस के कितना है -12, इसलिए ब्रैकेट लगा दी। और इसका बाद में हम लेंगे डिटर्मिनेंट और होल डिवाइड बाय नीचे आ जाए तो x की वैल्यू है -2 का स्क्वायर भी लेना है हमने, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लस में y की वैल्यू जो कि 4 है। एक मिनट रुकिएगा फिर से। हाँ ठीक है, ये फार्मूले में यहाँ पर ए और बी ही रहेंगे, वही लिख रहा था मैं पहले, ठीक है ना। बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही पुट करनी है, बस इस तरह आपसे सोल्व करना है इसको। और ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की कितनी है 4। अब ये ठीक है, तो ये फार्मूला है डिस्टेंस का जो आपने याद करना है। और अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। सो डी इज इक्वल टू, और जो ऊपर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है बेसिकली वो एट दी एंड खत्म ही हो जाएगा। तो 3 to the 6 माइनस में +4 आ जाएगा और माइनस में 12। ऊपर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बनेगी ना, नीचे इसका स्क्वायर रूट भी है। 3 3 9 हो गया, +4 4 16, जिसको दोनों को ऐड किया तो 25 बनता है। और इसका डिटर्मिनेंट अभी चल रहा है लेकिन वो एट दी एंड खत्म हो जाएगा, वो साइन को निग्लेक्ट कर देगा क्योंकि यहाँ पर है -6 है ना। तो अब सबको सोल्व करें तो ये नेगेटिव में इन सबको सोल्व करने से आपके पास जो है वो -14 आ जाएगा। और डिवाइड भी नीचे आपके पास 25 का स्क्वायर रूट, जिससे ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो खत्म होके +14 हो जाएगी और डिवाइड बाय 5। तो ये डिस्टेंस होगा हमारा इस क्वेश्चन का। और ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन को याद कर लेना क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला है। जस्ट उस एक फॉर्मूले की वजह से आप ये पूरा सवाल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज यूज हुए हैं अच्छी तरह से आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चंस आपको भूले ना। और इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बता डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये थोड़ा कैमरा कभी बीच में ना स्टक हो जाता है। तो -√2 और -2 ये दोनों जो है ये सेंटर के पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, सेंटर की वैल्यू है। और r जो हमारे पास है वो √6 है। यहाँ बेसिकली अगर हम देखें तो h और k ये दोनों सेंटर की पॉइंट्स होते हैं दो। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक में रुकिएगा, यहाँ पर जो है वो लिख नहीं रहा ना अभी, ऐसा ही है मेरा। मैं अगेन इसको अरेज करके लिखता हूँ। हमारे जो सेंटर है एक इसमें एच होता है, दूसरा के होता है, ये इसकी दो वैल्यूज आ गई। तो -√2 और माइनस में सॉरी 2 जो है ये दो वैल्यूज बन गई। और जो हमारा रेडियस है, बल्कि नहीं लिखते इक्वल को, ठीक है। तो रेडी है हमारा, रेडियस कहते हैं जिसको, और वो √6 के इक्वल है। यहीं से आप देखें तो h है -√2 के इक्वल, और जो k है वो हमारा जो है वो -2 के इक्वल। ये तो चीजें हो गई। हमें इसकी इक्वेशन बनानी है और हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी में सेंटर की वैल्यूज एच और के भी आ रही है, क्योंकि -g और f भी होते हैं सेंटर में। -g और -f जो है वो वाली वैल्यूज को अभी हम नहीं ले रहे, हम यहाँ पर एच और के हमें सेंटर की वैल्यूज दी गई हैं, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो जनरल फॉर्म में आएंगे, ठीक है। और यहीं पर आ जाएगा आर का भी होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हमने यहाँ पर जो है वो सर्कल की सेंटर और रेडियस की मदद से इक्वेशन बनानी है। अब इसमें जस्ट आप वैल्यू पुट करें, x -(-2 -√2) आपके पास जो है वो इसकी h की वैल्यू है, ठीक है। इसका हमने यहाँ पर ले लेना है होल स्क्वायर भी, फिर प्लस कर लेते हैं। और y कितना है हमारे पास, y वही रहता है सॉरी, माइनस में k -2 के इक्वल आ गया, इसका भी हमने यहाँ पे ले लिया होल स्क्वायर। और इक्वल टू r जो है हमारे पास वो √6 की वैल्यू आ गई, इसका भी होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस आपका जो x आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया √2, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास y माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं
कि जैसा कि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 ए और साथ ही ये बी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे बी का स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी आपने फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी है और प्लस आएगा, सॉरी आगे ए इंटू बी तो हो गया, और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे बी का स्क्वायर, और ये 6 भी इधर आके माइनस हो गया और उधर हो गएगा आपका 0 रह जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x√2, या 2√2x करें ना, कि वो भी एक कांस्टेंट है, तो 2√2x हो गया, और प्लस में ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 आ गया, और प्लस में आपका वाई स्क्वायर और प्लस 2 to the 4y और प्लस 4 है, और -6 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वैसे भी आपका 2 और 4 अगर हम ऐड करें तो 6 होते हैं, और +6 और -6 वैसे भी कट जाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम इसको सोल्व कर लेंगे फिर भी, प्लस 2√2x आ जाएगा, और प्लस 4y, और प्लस आपका 6 और -6 इक्वल टू 0। ये +6 -6 0 हो रहा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2x और प्लस 4y, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन का जो इसका सेकंड पार्ट है इसका आंसर देखें, तो बुक में इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 4y। तो यही जो अभी हमने नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। तो हम क्वेश्चन 1 में आंसर बनाते थे सेंटर और रेडियस से। अब हमने इसी इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए इसके अंदर से हमने सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। मकसद के लिए हम यहाँ पर जनरल फॉर्म यूज करेंगे, जो फॉर्म है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी है बेसिकली जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म को हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम इसके नीचे इन्हीं वैल्यूज को लिख के वैल्यूज बनाएंगे कि हमारे पास किन किन चीज की वैल्यू मौजूद है। तो आप देखें कि जनरल फॉर्म के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया हमारी क्वेश्चन का, प्लस वाई स्क्वायर भी फिट हो गया, ठीक है, माइनस में हमारे पास 4 और एक्स आ गया, ठीक है, और प्लस में हमारे पास वाई है जिसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और साथ ही हमारे पास माइनस में सी जो सी की जगह पे सॉरी 1 आ गया, माइनस में 1 और इक्वल टू 0 हो गया। हमें यहाँ पर सिर्फ जी एफ और सी की वैल्यू चाहिए है। मैं यहाँ पर निशानदेही कर देता हूँ कि जो जी है वो 2g है वो हमारा -4 के इक्वल है, हमें एक्स से गर्ज नहीं है, और उसके साथ बट दिया कि हमें एक्स के साथ ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह हमारे पास जो एफ की वैल्यू है वाई के साथ जो है वो 2f इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, और थर्ड में हमारे पास जो सी है वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो तीन वैल्यूज बन रही हैं इसमें 2g जो है वो -4 के इक्वल है, और उसके साथ ही आप देखें तो 2f जो है वो 1 के इक्वल है, और c जो है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन तीन ही वैल्यूज को सॉरी यूज करने वाले हैं। इन तीन वैल्यूज की बेस पर हमने सेंटर और रेडियस निकाला है, क्योंकि नेक्स्ट उनके फॉर्मूलाज हैं। तो g की जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 to the 4 हुआ, तो g हमारे पास आ जाएगा -2, और जो f की वैल्यू है वो 1 डिवाइड बाई 2 फ्रैक्शनली हो गई, और c हमारे पास -1 है। हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। बस मैं अब आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज लिखवाने वाला हूँ, एक सेंटर है और दूसरा रेडियस का है। अगर आप सेंटर की बात करें तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग सेंटर की वैल्यू -g और -f होती है, ठीक है। जनरल फॉर्म में जो यानी क्या लिखा था ना हमने 2gf 2gx जो है, तो ये 2g जो है ये इसमें -g बेसिकली सेंटर है, और -f ये इसका दूसरा यानी कि एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट से दो पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है। और दूसरा हमारा फॉर्मूला है वो रेडियस का है, रेडी, उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस में सी है, और इसका हमने यहाँ पर लेना है स्क्वायर रूट, के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा रेडियस भी आ जाएगा। पहले आप सेंटर देखिएगा, सेंटर में हमारे पास जी है, माइनस में जी लिखा हुआ है, तो माइनस में हमने 2 लिखना है यहाँ पर,
क्योंकि हमारा माइनस फार्मूले का और जी खुद माइनस में 2 है, ठीक है। और कॉमा डालते हुए जो एफ की वैल्यू है वो माइनस में 1/2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट ही रहने देते हैं, जैसी बाद में बदल लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, इसका सेंटर आ जाएगा 2 और माइनस में 1/2 फ्रैक्शनली आ जाएगा हमारे पास। मैं अगेन लिख लेता हूँ, ये तो आ गया हमारा सेंटर। अब हमें रेडियस निकालना है, सो यहाँ पर आपने जी और एफ में वैल्यूज और सी की वैल्यू भी पुट करनी है, जो कि -1 है। जी की वैल्यू कितनी है, -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर। फिर प्लस किया तो एफ की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 1/2, 1/2 का भी स्क्वायर लिया। और ये सी की वैल्यू आ गई -c, तो ये माइनस में वैसे ही होती है, -c करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर हमने किसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तब जस्ट अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, फिर हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 to the 4 प्लस 1 ये भी 2 to the 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। और ये माइनस माइनस प्लस किया तो सी आ गया, और इसका टोटल ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये सी के नीचे कुछ नहीं है 1, हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। और ये ऊपर आपका जो है ना, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 4 दा, ये आपका 4 4 से मल्टीप्लाई हो गया। और प्लस ये 1 ही रहेगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 4 और सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ये एलसीएम लेके देखिएगा, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखें तो 4 4 16 और प्लस 1 हो गया, और प्लस आपका आ गया 4c, इसका स्क्वायर रूट हो गया। और डिवाइड बाय नीचे अगर आप इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर दें 4 का, तो जो 2 हो जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा 17 प्लस 4c, इसका स्क्वायर रूट, और नीचे आपका हो जाएगा 2। ये हमारा रेडियस आ रहा है। आंसर देखना पड़ेगा और फॉर्म बनाते हैं, पहले देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है बी, अब मुझे पहले देखना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है 2 और -1/2, तो ठीक है। यहाँ पर उसने बल्कि सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हमने क्या की है कि सी की वैल्यू ही नहीं पुट कर रहे। ये तो गलत बात है ना, सी तो -1 के इक्वल है, पर मैं बार बार यहाँ पर ये जो सी क्यों लिखता जा रहा हूँ। देखिए एक गलती कैसे गलती हो रही है, ये 1 हो गया ना बेसिकली, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 1 हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव 4 ही रहेगा यहाँ पर। अब तो सॉल्व हो जाता है ना ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 16 प्लस मतलब कि आप समझ ले 420 और प्लस 1 21 हो जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो हमने 21 लिखना है। ओह कैसे देखे गलती हो जाती है यहाँ पे। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 21, मैंने सी लिखा जा रहा हूँ, हालांकि उसकी जगह पे वैल्यू लिखनी। चले हमें गलती का पता चल गया। तो स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाय जो है बेसिकली, एक मिनट, हाँ आंसर है स्क्वायर रूट 21 ही है डिवाइड बाय 2, यही हमारा इसका फॉर्म बन रही है। सेंटर में हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, 2 और -1 डिवाइड बाय 2। अब फॉर्म बना लेते हैं ना, ये तो रेडियस है। सेंटर हमारे पास आ गया 2 और -1/2, यही है। चेक भी कर लेते हैं, ओके। और जो हमारा यहाँ पे रेडियस है, उसको हमने कॉमा डालते हुए आगे लिखना होता है, तो स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाय 2 कर लें, या 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 21 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो क्वेश्चन दी गई है x² + y² -2x + 4y + 8 = 0, दी गई क्वेश्चन के मुताबिक आपने सर्कल की प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेड लिखा गया है कि जो आपको दिया गया है, बताना है कि इसकी टाइप क्या है सर्कल की। देखिए रेडियस से पता चलती है, हमेशा सर्कल की टाइप का पता चलता है इसके रेडियस से। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दी गई है इसमें जनरल फॉर्म की बेस से ही हमें रेडियस की वैल्यूज मिल सकती है। तो जनरल फॉर्म यहाँ पर मैं जो है ना रेड कलर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो आपको पता है कि एक फॉर्म है x² + y² + 2gx + 2fy और +c = 0। अब यहाँ पर इसमें मैं अपने क्वेश्चन की वैल्यूज लिखता हूँ, x² प्लस आ जाएगा हमारे पास y², 2g की जगह पे हमारा माइनस में 2 आ गया और 7x है, और इसमें आ जाएगा 2f की जगह पे 4 और y आ गया, और प्लस c की जगह पे आ जाएगा हमारा 8 = 0। अब इसमें से वैल्यूज जो तीन वैल्यूज चाहिए हमें, एक चाहिए है g की वैल्यू, 2g = -2 है, और 2f = हमारा 4 के इक्वल है, और c = 8 है। तीनों वैल्यूज को जो है बेसिकली हमने फाइंड करके सेंटर निकालना है, सॉरी रेडियस निकालना है। सेंटर निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, हमने टाइप देखनी है, और ना उसने यहाँ पर पूछा है सेंटर के बारे में। सेंटर रहने दें आप, इसमें देखें कि 2g = आपका -2 है,
और 2f इक्वल टू आपका 4 है और c इज इक्वल टू आपका 8 है। यहाँ पर हमारा g इज इक्वल टू -2/2 हो गया और f इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 टू द 4 हो गया और ये 2 1 द 2। सो g की वैल्यू आ गई -1, f की वैल्यू होगी +2 और c हमारे पास ऑलरेडी 8 है। हमने यहाँ पर निकालना क्या है, रेडियस। मैं आपको यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है जी, रेडियस r जो है इसका फॉर्मूला होता है जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी का स्क्वायर रूट में आपने वैल्यूज पुट करके चेक करना है रेडियस क्या आएगा। इसी की बेस पर हमें इसके बारे में पता चलेगा कि सर्कल की टाइप क्या हो सकती है। तो जी की वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर और प्लस एफ की आ गई 2 का स्क्वायर और माइनस में सी 8 के इक्वल आ गया। सही है जी। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये माइनस का स्क्वायर आपका +1 हो गया, 2 टू द आपका 4 हो गया और ये माइनस में 8 ही रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो ये आपके पास 5 -8 करें माइनस में 3 का स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट आपके पास जो है ना रेडियस की वैल्यू नेगेटिव हो गई है। तो टाइप क्या होगी सर्कल की, इमेजिनरी। ठीक है जी, ये बात आपने जेन में रख लेनी है कि इसकी टाइप होगी सर्कल की इमेजिनरी। अगर आपका रेडियस जो है वो मोर देन टू जीरो यानी जीरो से बड़ी वैल्यू देगा तो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका रियल सर्कल होगा। तीन तरह के सर्कल्स आपको बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एंड पे पढ़ना है। सर्कल तीन तरह के हैं। अगर रेडियस जीरो से बड़ा है तो वो आपका आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अगर आपका रेडियस जो है वो जीरो के इक्वल है तो वो आपका पॉइंट सर्कल होगा। अगर आपका सर्कल नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है या लेस देन टू जीरो है, जीरो से छोटा, हमेशा माइनस वाली वैल्यूज ही होती हैं, तो वो आपका हो जाएगा सर्कल, क्योंकि ये वाला आपका रेडियस जो है वो लेस देन टू जीरो है। बेस पर हम कहेंगे कि ये आपका इमेजिनरी इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू जीरो इक्वेशन दी गई। इसी को रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मतलब आप जानते हैं कि होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का होल स्क्वायर। इस तरह की फॉर्म बनानी है हमें यहाँ पर। तो इस तरह की फॉर्म बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। आप यहाँ भी कर लें कि एक्स स्क्वायर को अलहदा रहने दें, ठीक है। और इसके इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे इसके साथ क्या किया जा सकता है। कांस्टेंट हमारे पास वैसे भी नहीं है और हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जो है वो 10y इक्वल टू जीरो अभी वैसे ही रहने दिया है। अब आप फॉर्मूला बनाएं इसका, पहले पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ने वैसे ही रहना है। देखिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर एज इट इज। लास्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा इसका फुल फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कुछ वैल्यूज इसके साथ जीरो करते हुए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला भी अगर कंप्लीट करूं तो मेरे पास फर्जी वैल्यूज कुछ होनी चाहिए ना यहाँ पर। तो फिलहाल मैंने ली ही नहीं है, जीरो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। प्लस मैंने इसके साथ लिख दिया है कि मेरे पास जो है वो 0x भी है, ठीक है सपोज। और मेरे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है और माइनस में 10y जैसे इसके साथ है और इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब इसके हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ही आ गया 2a और b और प्लस आपने यहाँ पर b का ही होल स्क्वायर लेना होता है, इसी का इजाफा हम करेंगे वहां पे भी। और प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है ये दूसरी वाली वैल्यूज देखनी है अब आपने यहाँ पर। तो इसके लिए जो है मैंने दूसरा कलर चूज किया, ये देखिएगा ए स्क्वायर, ये माइनस में आ गया 2, ये a आ गया, ये b और प्लस ये b का स्क्वायर जो है और इक्वल के ऑपोजिट साइड पर आपने इस जीरो में ऐड करनी है इन दोनों वैल्यूज को। पहले हमें ये जानना है कि ये क्या होगी वैल्यू, इसका स्क्वायर भी लेना है और साथ ही हमें यहाँ पर जो है वो y वाले में जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर भी लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा ये हमेशा x ही रहेगा इस x के अंदर। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको जीरो को 2 पर डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पर b की वैल्यू निकालने के लिए इस जीरो को ठीक है यहाँ पर जो है वो 2 से आपने मतलब 1/2 करना है, इसका हाफ लिया तो जीरो ही रहना है। तो आपके पास जो x के अंदर वैल्यू होगी वो b की वैल्यू जीरो ही रहेगी। आप जीरो का इजाफा कर लें, कोई मसला नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करनी थी ये चीज। और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू, अच्छा जहां तक मुझे याद है कि आंसर के अंदर शायद उसने x माइनस जीरो लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर हम क्यों प्लस वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर हमने अपनी मर्जी से लिखा था ना। मैं माइनस में 0x बना लेता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे भी माइनस में मौजूद थी मेरे पास वैल्यू, ठीक है, कोई बस इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पर y a की जगह पे आ जाएगा एज इट इज। इसके लिए जो मुझे b की वैल्यू निकालनी है ना y के लिए,
वो मेरे पास 10 है, 10 का हाफ लेना है, तो वो आपको पता है 2 5 द 10 हुआ तो 5 आ जाएगा, ये y में पुट होगी तो 5, तो वैसे भी सोल्व करेंगे तो 5 टू द 10 नहीं होगा, ये 5 का स्क्वायर आ गया। जब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया x माइनस इधर b 0 है तो 0 का होल स्क्वायर आ गया, साथ ही आप देखेंगे प्लस, और ये आपके पास आ गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये जीरो वगैरह खत्म हो गया तो 5 का होल स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन ये बन गई आपकी यानी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म, और आपके बुक के मुताबिक जो क्वेश्चन 14 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म दी सर्कल। हमने सर्कल की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करनी है, तो मैं ये आपको लिखवा देता हूँ। सर्कल क्या होता है, वैसे भी आपको पता है कि सर्कल अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो राउंड शेप पर होता है जिसका एक सेंटर पॉइंट भी होता है। ये कहता है यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन में अ सर्कल इज, ठीक है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो होता है जिसके सारे पॉइंट्स जो एक सारे पॉइंट पर वो जो मतलब होते हैं पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में दैट आर इक्वली, तो मसावी तौर पर जो होते हैं डिस्टिंक्ट फासलों पर, डिस्टिंक्ट फ्रॉम, फ्रॉम होता है से यानी कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है जी। अगर आप इतना भी याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक सर्कल जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द एक मसावी फासले और यानी बराबर फासले पर बनाई गई एक प्लेन ज्योमेट्रिकल शक्ल है, ठीक है, इतना लिख लें। और इसमें कहता है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी लिख लेते हैं। द फिक्स्ड, वो जो फिक्स पॉइंट के गिर्द गिरा हुआ है ना, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी, ये सर्कल के का सेंटर कहलाती है। एंड उसके साथ उसने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से लेकर कि एक पॉइंट सर्कल का जो होता है उसको आप रेडियस बोलते हैं। उसने कहा कि एंड डिस्टेंस जो है वो आपका एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट, यानी किसी भी जगह पर एनी पॉइंट, आप याद करेगा हो जाएगा याद इंशाल्लाह, ऑन दी सर्कल, किसी भी पॉइंट पर सर्कल के साथ सेंटर से जो भी मिलेगा, यहाँ पे हो जाए या इस पॉइंट से हो जाए रेडियस ही है, या इस पॉइंट से हो जाए रेडियस ही है, ठीक है ना, तो बाकी कंधे लगेंगे, एक को एक्सप्लेन कर दिया इट्स एनफ, तो वो आपका कहलाएगा यहाँ पर रेडियस, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा कि सर्कल ऑन दी सर्कल इज कॉल्ड दी रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दूसरी डेफिनेशन है, अगर सर्कल में रेडियस की डेफिनेशन भी आ जाती है तो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये दूसरी डेफिनेशन इसलिए आप मेरे साथ लिखती है कि अगर पेपर में कहीं वो रेडियस की डेफिनेशन पूछता है तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकें। तो सर्कल की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि एक फिक्स एक मखसूस पॉइंट जो होता है वो एक मसावी फासले पर से गिरा हुआ जो आपका एरिया जो एक ज्योमेट्रिकल शक्ल बनती है, ईच एंड इक्वली यहाँ पे लिखा भी होगा, आप देखेंगे ना इक्वली डिस्टेंट जो मैंने लिखा है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक प्लेन में जो बनती है वो आपकी शक्ल वो सर्कल कहलाएगी।